अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क्लास रख रहे हैं। जो क्लास हमने रखी है दैट इज दिस क्लास इज फॉर आवर वर्क ऑन मेडिकल फिजिक्स। हमने इससे पहले न्यूक्लियर की क्लासेस रखी थी। ये जो हैंडआउट है जो मैंने आपको जो मैंने ग्रुप पे भी डाला है, ये हैंडआउट एक्सटेंसिव पास पेपर्स हैं और इसमें मैंने पेट स्कैनिंग के अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज और सबके हैं, और जो एमआरआई वगैरह है वो हटा दिया। तो ये एक फिल्टर्ड हैंडआउट है, आप इसको जरूर ट्राई करो, इसी पे सॉल्व कर लो या जैसे आपको लगे। जो पेट वाला टॉपिक है, जो पॉजिट्रॉन वाली स्कैनिंग है, वो हमने देखा है कि इन्होंने अभी ऐड की है लेटेस्ट, और हम इसमें क्वेश्चन रखते हैं। पहले ये वाला, आप ये हैंडआउट अपने पास ओपन कर सकते हो, और अपने पास अगर आपके पास कोई गैजेट है तो उसी पे सॉल्व कर लो। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी पेट स्कैनिंग मेक्स यूज ऑफ ट्रेसर कंटेनिंग अ रेडियोएक्टिव मटेरियल that decays by positron emission. State what is meant by a tracer. पेट स्कैनिंग में क्या करते हैं कि हम पेशेंट की बॉडी में कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप इंजेक्ट करते हैं जो अंदर जाकर पॉजिट्रॉन बनाए, और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की इनहेलेशन होती है। इनहेलेशन के बाद गैमा रेज निकलती हैं। जो गैमा रेज निकलती हैं हम उनको पिक्चर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और उससे फिर हम पेशेंट की बॉडी में वो जो इशू है उस जगह पर उसको ट्रैक कर लेते हैं। तो ट्रेसर क्या होता है? ट्रेसर बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जो तुम बॉडी में लगाओगे, इंजेक्ट करोगे, ताकि वो अंदर जाकर वो जो रेडियो एक्टिविटी का रोल है वो शुरू कर सके। ये जो हैंडआउट है ये कंप्लीट है, इसमें मार्किंग स्कीम्स भी हैं, इसमें शुरू में सारे पुराने क्वेश्चंस भी हैं, बिल्कुल नए क्वेश्चंस भी हैं। मेडिकल फिजिक्स बहुत आसान है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेमोरी बेस है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप लंबे लंबे पैराग्राफ्स देखते हैं ना, तो वो इसमें है। अच्छा, अब ट्रेसर का कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रेसर क्या होता है? ये वो सब्सटेंस होता है जिसको आप बॉडी में इंजेक्ट करते हो ताकि ये जाए बॉडी में, और जहां ये एब्जॉर्ब होगा वहां ये पेट वाला प्रोसेस करेगा। State the name of the particles that are emitted from the body and detected by the detectors using PET scanning. PET scanning में असल चीज होती है इनहाइलेशन। जब इनहाइलेशन का आपने कॉन्सेप्ट क्या है वो याद करो, कि जब एक पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से मिलता है, जब एक पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से मिलता है तो दोनों मिलकर डिसअपियर होकर फोटॉन्स बना लेते हैं गैमा रेस के। तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि फोटॉन्स इमिट होते हैं। तुम एग्जामिनर को बताओगे कि फोटॉन्स निकलते हैं, जो पार्टिकल इमिट करते हैं वो फोटॉन्स होते हैं। हाउ द पार्टिकल्स इन ए पार्ट टू आर क्रिएटेड फ्रॉम पॉजिट्रॉन्स। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस है। मैंने आपको ये क्लास में जब समझाया था तो मैंने कहा था कि पॉजिट्रॉन्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलते हैं, और पॉजिट्रॉन होता यही है ना कि पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है विद अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये और इलेक्ट्रॉन इनको जोड़ लें तो गैमा रे के फोटॉन्स बन जाते हैं। और फिर गैमा रेज, अगर आपका ये पेशेंट है तो गैमा रेज उसके ना चारों तरफ से इमिट होती हैं, लाइक दिस। गैमा रेज चारों तरफ से इमिट होती हैं और फिर हम उनको ट्रैक कर लेते हैं।
वालेकुम अस्सलाम। Positrons can be artificially created by a process in the laboratory that is the reverse of the process in B. The process creates both a positron and an electron moving at the same speed in opposite direction. अब ये वाला जो पार्ट है, पार्ट सी, ये थोड़ा थिंकिंग है, इसको आप गौर से पढ़ो। तो अगर आप ये कह रहे हो फोटोन होते तो एनर्जी है ना, तो आप ये कह रहे हो कि आप एनर्जी को रखकर, एनर्जी का जो फोटोन है उसको रखकर आप दो पार्टिकल बनाना चाहते हो, इनहाइलेशन को रिवर्स करना चाहते हो। आप चाहते हो इनहाइलेशन रिवर्स हो जाए। अब इस पर लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। शुरू में आपके पास जो फोटोन होगा उसका मोमेंटम जीरो है, क्योंकि वो तो जीरो पे ही हो सकता है, जीरो पर ही उसकी एग्जिस्टेंस आएगी। अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो मोमेंटम आफ्टर इंटरएक्शन भी जीरो होगा। अब वो जीरो कैसे होगा कि दोनों पार्टिकल्स दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, तो फिर उनका जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा वो जीरो हो जाएगा, उनका रिजल्टेंट मोमेंटम जीरो होगा। अब रिजल्टेंट मोमेंटम जीरो करने के लिए जरूरी है कि एक पार्टिकल राइट को जाए और एक पार्टिकल लेफ्ट को जाए। इसका मतलब आपको कम से कम कितने पार्टिकल्स चाहिए? दो। दो पार्टिकल्स होंगे तो आप मोमेंटम को कंजर्व कर सकेंगे। मैंने आपको इस तरह डायग्राम बना के समझाया ताकि वो कॉन्सेप्ट याद हो जाए। ये कई मर्तबा आ सकता है क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज अगर जीरो से बनती है ना, देखो लॉजिक समझो, अगर ये जीरो है उससे मैं अगर एक वन बनाऊं तो दूसरा -1 बनाना पड़ेगा, तभी जीरो वापस आएगा ना, कंजर्वेशन तो होती है। इसलिए एक का मोमेंटम राइट को आएगा, दूसरे का लेफ्ट को जाएगा, तभी टोटल मोमेंटम वापस से जीरो हो जाएगा। Positron emission tomography PET scanning obtains diagnostic information from a person. The information is used to form an image. PET scanning uses a tracer. What is meant by a tracer? ट्रेसर वो सब्सटेंस होता है जो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, वो टिश्यूज में एब्जॉर्ब हो जाता है और उससे फिर वो पॉजिट्रॉन बनने का प्रोसेस आता है। पॉजिट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होता है, इनहाइलेशन होती है। कहता है कि पेट स्कैनिंग इन्वॉल्व इनहाइलेशन। इनहाइलेशन क्या होती है? जब एक पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से मिलता है, ये हमने पढ़ा था असल में एएस में। ये कहलाता है इनहाइलेशन।
जो एनाइलेशन में यहाँ पार्टिकल इन्वॉल्व है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा पॉजिट्रॉन है। अब देखो ये वाला पार्ट देखो, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी रिलीज इन वन एनहाइलेशन इवेंट इन बी। अब ये दो गैमा रे फोटोन अगर निकल रहे हैं तो हमें उनकी एनर्जी निकालनी है। ये अब्दुल्ला, अगर तुम्हारे पास वो हैंडआउट मैंने शायद तुमसे शेयर किया था, अगर वो निकाल लो। वैसे ईयर नंबर उसके नीचे लिखा हुआ है, ये है मार्च 2022, पेपर 42 है, बिल्कुल मतलब लेटेस्ट वाला पेपर है, समझो मार्च का 2022 का क्वेश्चन है। ये जो इनहाइलेशन में असल इशू है, जो कॉन्सेप्ट बार बार पूछते हैं ये लोग, वो है टू का चक्कर। वो मैंने अभी आपको समझाया पिछले सवाल में कि दो फोटोन निकलना जरूरी है। तो अब आप ये वाली कैलकुलेशन करो। अब ये बताओ कि मास क्या रखोगे। अगर दो है तो दोनों इलेक्ट्रॉन ही, और इलेक्ट्रॉन का तुम्हें पता है कि वो उसका जो मास होता है वो तुम्हें दिया हुआ होता है। ये आंसर मुझे मिला है। Calculate the wavelength of each gamma photon released.
एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ। बस ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको, चूंकि पीछे जो एनर्जी निकली है वो 2 फोटॉन्स की है, तो उस एनर्जी को आपने आधा करके यूज करना पड़ेगा। ऊपर वाली एनर्जी को, चूंकि वो 2 फोटॉन की है ना, यहां पर वो कह रहे हैं ईच, तो आप उसको हाफ कर दीजिएगा और हाफ करके पुट करिएगा। इसको हाफ करो और हाफ करके पुट करके मुझे सॉल्व करके दे दो। ये अच्छा पॉइंट आपने बता दिया, आप सब लोगों ने आंसर इसका बता दिया। अब इसका आखिरी पार्ट जो डी पार्ट देखो, एक्सप्लेन हाउ द गैमा फोटॉन्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज। इस सवाल ने पेपर में लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने इसको कवर नहीं किया। आमतौर पे ये टॉपिक एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इधर आएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि जो इस टॉपिक में सबसे ट्रिकी कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कि जब गैमा रेज निकलती हैं या गैमा फोटॉन्स निकलते हैं तो वो ऐसे निकलते हैं, यानी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व करके जीरो लाने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ऑल गैमा फोटॉन्स all gamma photons are released in opposite directions, और इनके अलग अलग टाइम होते हैं। अब ऐसे मेडिकल फिजिक्स में एक तरीका बड़ा मशहूर है, वो ये कि भाई इस तरह के सवाल बार बार तो आएंगे, क्योंकि इसको इन्होंने मेमोरी बेस बनाया हुआ है। तो इस सारे टॉपिक्स जो है इस तरह के, जैसे एक्सरे इमेजिंग पर आता है, अल्ट्रासाउंड पे आता है, इस तरह इस पर भी आएगा। हाउ गैमा फोटॉन्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज। तो पहली बात ये याद रखो कि गैमा फोटॉन्स है तो रेस, रेस का इमेज बनता है। जैसे अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो ये स्क्रीन पे जो इमेज बन रहा है ये बना तो रेज रही है, रियलिटी में तो कुछ नहीं है। अभी आप पावर बंद करें, कुछ भी लिखा हुआ नहीं। तो ये बेसिकली वेव्स का ट्रांसलेटेड इमेज है। मैंने आपको अल्ट्रासाउंड में भी ये बात समझाई थी कि इमेज बनाते वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है टाइम। इससे पता चल जाता है कि वहां पर सिचुएशन क्या है।
तो हम क्या करते हैं, टाइम नोट करते हैं, अलग अलग गैमा फोटॉन्स अलग अलग टाइम पर पहुंचते हैं। अब गैमा रेस जहां से ओरिजिनेट हो रही होती हैं, कंप्यूटर उस कोर पोजीशन को हाईलाइट कर लेता है। इससे पता चल जाता है कि बॉडी में खुदा ना खास्ता जो इशू है वो कहां पर है, यानी पिन पॉइंट लोकेशन मिल जाती है। जैसे हम जीपीएस करते हैं ना, पिन पॉइंट लोकेशन होती है। इस तरह गैमा रेज जब निकलती है ना, तो हम उनका फोकल पॉइंट निकाल लेते हैं और पता चल जाता है कि वो कहां से निकल रही हैं। एक मसला इससे सॉल्व हो गया। यानी हम दूसरी चीज जो इससे डिटरमाइन करते हैं वो है लोकेशन। खुदा ना करे बॉडी में इस तरह का कोई इश्यू हो किसी का भी, लेकिन इससे ये पता चल जाता है कि बॉडी में ट्यूमर या कोई इस तरह का प्रॉब्लम है कहां पर। अब तीसरी चीज थोड़ी सी केमिस्ट्री मांगती है, और वो है कॉन्सेंट्रेशन। जो गैमा रेज निकलती हैं उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ट्रेसर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। जैसे आप किसी चीज को टेस्ट करते हैं ना, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन मिल जाती है। इसी तरह हमें यह पता चल जाता है कि यहाँ पर गैमा रेस की कॉन्सेंट्रेशन से ट्रेसर कितना एब्जॉर्ब हुआ है, और फिर हमें उससे पता चल जाता है कि जो ट्यूमर है या जो भी है उसकी क्या सिचुएशन है, कितना वो डेंस है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टू रिमेंबर। तो ये आपने सीख लिया। The figure shows an image of a patient from a gamma camera scan. The radioactive gamma emitting tracer technetium 99M was injected into the patient before the scan. The image shows the distribution in intensity of gamma radiation emitted. Discuss the advantages of using gamma emitting tracer in the patient rather than a beta emitting tracer. असल में गैमा रेज जो है वो बॉडी में रुकती नहीं है, उनकी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। आपको याद होगा ओ लेवल में पढ़ाते थे ना कि गैमा रेज को रोकना बहुत मुश्किल है, और जितनी गैमा रेज बनती हैं सब बाहर आ जाएंगी। अब गैमा रेज चूंकि बॉडी में रुकेंगी नहीं, तो आपको पूरा इमेज मिलेगा। बीटा पार्टिकल बॉडी से निकलते वक्त काफी सारे अंदर ही रुक जाएंगे। जब अंदर रुकेंगे तो आपका जो इमेज बनना है, उसके जो यूनिट्स हैं, पिक्सल हैं, जो इमेज बनना है वो पूरा नहीं बन सकेगा, क्योंकि कुछ रेज मिसिंग होंगी। तो ये एडवांटेज है गैमा रे का ओवर The figure shows an image of the brain using a PET scanner. The lighter region in figure 5.2 show the active areas of the brain. Fluorine 18 is a common tracer injected into a patient before PET scan. Explain the basic principles of PET scanning, including how the image is formed. आज हमने डिटेल से डिस्कस किया। हम बॉडी में ट्रेसर इंजेक्ट करते हैं रेडियो एक्टिव, जो अंदर जाकर डीके करता है और उस डीके में पॉजिट्रॉन बनता है। जब डीके में पॉजिट्रॉन बनता है तो हम
उसके बाद क्या होता है कि वो जो पॉजिट्रॉन है वो बॉडी में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के साथ इनहेलेशन में जाता है। इनहेलेशन का जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से गैमा रेज निकलती हैं। गैमा रेस के जो फोटॉन्स होते हैं दो 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 करके निकलते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व करना होता है। इस वजह से आपको तीन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, एक तो टाइम, एक कंसंट्रेशन और एक लोकेशन। अब इसके ये इकट्ठे 4 मार्क्स दे रहा है, ब्लॉक मार्क्स कहलाते हैं ना, मतलब सीधे सीधे आपको 4 ऐसे सवाल तुम्हें मिलेंगे। सीटी स्कैन में भी, अल्ट्रासाउंड में तो बहुत मिलेंगे जिसमें ना ब्लॉक करके मार्क्स दे देता है। स्टेट वन रीजन फॉर यूजिंग नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स इन मेडिकल डायग्नोसिस। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में मेडिकल फिजिक्स के शुरू में समझाया था कि नॉन इन्वेसिव का मतलब है कि आपको बॉडी को खोलने की जरूरत नहीं है। जाहिर है सर्जरी के अपने नुकसान होते हैं, तो ये आंसर बड़ा कॉमन सेंस का है कि आपको ह्यूमन बॉडी को बार बार ओपन नहीं करना पड़ेगा। जो बैक टू बैक सर्जरीज होते हैं उनमें फिर इन्फेक्शन के, कॉम्प्लिकेशंस के बहुत सारे मसले होते हैं, आपको स्टिचिंग करनी पड़ती है, आपको लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये जो प्रोसेस होते हैं ये इटसेल्फ बहुत सारा डैमेज कर देते हैं, जो कुछ अरसे के बाद फिर पता चलता है। डिस्क्राइब द यूज ऑफ मेडिकल ट्रेसेस टू डायग्नोज द कंडीशन ऑफ ऑर्गन्स। अब ये वही चीज है कि जो ट्रेसर होगा वो टिश्यूज में जाकर, ऑर्गन में जाकर एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा, फिर वो डिके करेगा, डिके करने से पॉजिट्रॉन बनेगा, पॉजिट्रॉन वहां मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के साथ इनहाइलेशन में जाएगा। जब इनहाइलेशन होगी तो उससे फिर गैमा रे के फोटॉन्स बनेंगे। जो गैमा रे फोटॉन्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और उससे फिर मोमेंटम कंजर्व होगा। ये जो गैमा रे फोटॉन्स हैं इनको हम डिटेक्टर पे पिक करेंगे और इनकी लोकेशन, कंसंट्रेशन ऑफ द ट्रेसर और टाइम ऑफ अराइवल जोड़कर इमेज बन जाएगा। तो ये वही चीज है जिसको वो बार बार पूछता है और इसके वो ब्लॉक मार्क्स देता है भर के। Fluorodeoxyglucose is a radiopharmaceutical used for PET scan. It contains radioactive fluorine, which is a positron emitter with a half-life of this much second. A patient is injected with FDG, which has an initial activity of 250 megabecquerel. Decay constant. Decay constant का फॉर्मूला क्या होता है? ln2/T of half life। इसमें पुट कर दो और सॉल्व कर दो जल्दी से। कैलकुलेशन में हेल्प करो भाई।
दूसरे पार्ट में इनिशियल नंबर ऑफ फ्लोरीन न्यूक्लियाई मांग रहा है। वन पॉइंट वन 10⁻⁻⁴। जो एक्टिविटी है वो हमें दी हुई है 250 मेगा बैक्यूरेल, और लैम्डा आप लोगों ने निकाल दिया। About 9.9% of the mass of FDG is fluorine 18. Use your answer in B to determine the initial mass of FDG given to the patient. The molar mass of fluorine 18 is this much. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो निकल आए हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मास बनाना, वो एवोगाड्रो वाली कहानी कर दो। हमें निकालना मास है। तो फॉर्मूला क्या होता है? देखो फॉर्मूला होता है n is equal to n into na. n is equal to m upon mr into na। अगर mr को सब्जेक्ट बना लूं, नहीं सॉरी mr को नहीं, मोलर मास निकालना है ना, नहीं मोलर मास दिया हुआ है, सॉरी मास निकालना है, सॉरी। तो m को सब्जेक्ट बना लेता हूं, n इंटू mr अपॉन एवोगाड्रो। चलो अब ये सारी वैल्यूज पुट करोगे ना तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो अब इसके बाद a typical PET scan takes 20 minutes. Determine the activity of FDG in the patient after this time. तो उसके लिए वो मशहूर फॉर्मूला x is equal to x नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी। तो इस चलो अब तुमने ये वर्किंग देख ली, सॉरी लाइन डिस्कनेक्ट हुई थी, और फिर आगे फिर वही पूछ रहा है कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। वो सारी चीजें रिपीट नहीं होंगी। हाँ, एक सवाल जो पूछा गया वो ये था कि क्या इसका इमेज 3D होता है? बिल्कुल 3D होता है। वो गैमा रेज चारों तरफ निकलती है ना, तो वो गोल वाला डिटेक्टर लगाते हैं ऐसा, तो वो अंदर जो पेशेंट होता है उससे गैमा रेज ऐसे निकल रही होती हैं, तो वो पिक करता है।
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से उसको जोड़ा जाता है और फिर वो एक 3D इमेज बन जाता है। तो इसका जो इमेज है वो 3D बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो 3 बातें याद रखना, टाइम ऑफ अराइवल, लोकेशन और कंसंट्रेशन। ये 3 चीजें जोड़ते हैं तो फिर इमेज क्लियर होता है वर्चुअल इमेज है जाहिर है, लेकिन वो इमेज बहुत क्लियर होता है। तो आज का काम यहीं तक रखते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।